डेट आज 5 अगस्त 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है CHD1L जीन। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली इस जीन में ये देखा गया कि बॉडी में जो DNA डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर कर देता है। इस जीन का फुल नेम है क्रोमोडोमेन हेलिकेज DNA बाइंडिंग प्रोटीन 1। ये जो CHD1L जीन है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोटीन बनाती है। वो प्रोटीन क्या करता है, जो DNA बॉडी में डैमेज हो गए होते हैं उन DNA को वो रिपेयर करता है, दोबारा से ठीक करता है। ये देखा गया कि जो ये जीन है CHD1L जीन, ये स्पेसिफिकली अफ्रीकन पॉपुलेशन में पाया जाता है। अफ्रीका के जो लोग हैं उनमें ये जीन पाया जाता है। और जो अफ्रीका के लोग हैं जिनमें HIV है, यानी कि जो एड्स से पीड़ित हैं, HIV पॉजिटिव लोग हैं, उन पीपल में अगर ये जीन प्रेजेंट है तो ये HIV के वायरस को भी बॉडी में कम कर देता है। HIV1 है, HIV2 है, उसको कम कर देता है वायरस के लोड को। तो ये जो जीन है ऑलमोस्ट 4000 पीपल हैं जो अफ्रीकन, उनकी स्टडी की गई, एनालाइज किया गया और उनके क्रोमोसोम 1 में ये जीन देखा गया। आप सबको पता है हमारी बॉडी में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, टोटल 46 क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम 1 होता है उसमें ये जीन पाया गया अफ्रीकन पॉपुलेशन में। और ये पीपल जिनमें ये जीन है, कई सारे वायरस हैं, उनके लोड को कम कर देता है। और अगर उनमें वो वायरस है वो दूसरे को फैलने से भी रोकता है। अगर उनमें ये जीन है CH1DL, तो ये जीन दूसरे में वायरस को फैलने से भी रोकता है और उनकी जो बीमारी है वायरस की वजह से उसको भी कम कर देता है। रिसर्चर हैं जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये देखा गया अफ्रीकन जो पीपल हैं उनमें 4 से लेकर 13% ऐसे पीपल हैं, अफ्रीकन पीपल, जिनमें ये वेरिएंट पाया जाता है इस जीन का, जो HIV को भी कम करता है। तो अब जान लेते हैं ये HIV क्या है, ये जीन किस काम आता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि वायरस के लोड को कम करने में काम आता है और दूसरा जो DNA डैमेज हो गए होते हैं उनको रिपेयर करता है। तो ये HIV क्या है आप सभी जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये क्या है, बॉडी के इम्यून सिस्टम जो होता है उसको अटैक करता है ये वायरस जब बॉडी में आता है। यानी कि बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये अटैक करता है, उस पर प्रहार करता है। जब ये HIV वायरस अपने लास्ट स्टेज पे होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो इसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं एड्स। फुल फॉर्म है एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये मोस्ट एडवांस स्टेज होती है इस HIV वायरस की। देखो स्टार्टिंग में जब HIV वायरस बॉडी में आता है तो एड्स नहीं होता है, जब ये एडवांस स्टेज में आता है HIV तब जाके एड्स होता है। तो HIV एक वायरस है और वायरस की वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं एड्स। तो ये HIV टारगेट करता है हमारी बॉडी की वाइट ब्लड सेल को, क्योंकि वाइट ब्लड सेल ही हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को प्रमोट करती है। तो ये इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देता है HIV वायरस जब बॉडी में जाता है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को। यानी कि अगर उस आदमी को कोई बीमारी होगी तो वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है जल्दी से, तो वो आसानी से उसे ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, TB इन्फेक्शन हो सकता है या कैंसर हो सकता है, और फिर वो ठीक होगा नहीं, उसकी डेथ हो जाएगी। यानी कि बॉडी की जब प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो जाएगी तो बॉडी किस तरह से ठीक करेगी और बीमारियों को। तो इस तरह से ये बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। किस तरह से फैलता है HIV वायरस, ये देखो बॉडी फ्लड होता है। फ्लड का मतलब कोई भी तरल पदार्थ हो सकता है बॉडी का जो इस बीमारी को फैला सकता है। ब्लड हो सकता है, मान लो एक आदमी का ब्लड जिसको HIV है, ऑलरेडी एड्स है, और दूसरे आदमी की बॉडी में डाला जाए तो हो सकता है। ब्रेस्ट मिल्क से हो सकता है, अगर मान लो किसी माता को हो गया है और वो बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके बच्चे को भी हो सकता है। सीमन से हो सकता है, वीर्य से। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ तो है ही है, फिजिकल रिलेशन बनाने से हो सकता है। वजाइनल फ्लड के कांटेक्ट में आते हैं तो भी हो सकता है। इसको ठीक करने का ये तरीका है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है, लेकिन कंप्लीटली ठीक नहीं होता है, इससे भी पूरी तरह से नहीं होता है। बस ये वायरस को सप्रेस कर देता है कि आदमी हाँ जी सकता है,
लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है कम्प्लीटली। और नया जो टेक्नोलॉजी है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए भी करते हैं, और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो करते हैं उससे भी ये मोस्टली वायरस सप्रेस हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। लेकिन हाँ, नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, आदमी पहले की तरह जी सकता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन मेथड के जरिए। तो ये कई बार हमने डिस्कस भी किए हैं पहले। नेक्स्ट टॉपिक है इन स्पेस। इन स्पेस है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये समझ लो ये एक कंपनी है, ये कंपनी है, सेंटर बोल सकते हो। 2020 में इसको बनाया था। ये 2020 में जब बनाया था तो ये किसके अंडर काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करती है इन स्पेस सेंटर। क्या काम करता है ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी है, मतलब अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकती है, डिसीजन खुद ले सकती है, और इंडिपेंडेंट है, सिंगल विंडो एजेंसी है। सिंगल विंडो किसके लिए? मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पेस में सैटेलाइट भेजना चाहती है, आसमान में सैटेलाइट भेजना चाहती है, या कोई रॉकेट लॉन्च करना चाहती है, तो उसकी मदद करता है ये इन स्पेस। यानी कि देखो अभी तक सारा का सारा जो भी बर्डन था किसके पास था? इसरो के पास। और एक तरह से मोनोपोली थी कि इसरो ही सारे हमारे देश के सैटेलाइट बनाता है, सारे रॉकेट इसरो लॉन्च करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो बेंगलुरु में है। तो इसी कोई प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाने के लिए स्पेस सेंटर में, यानी कि स्पेस के लिए सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च कर सके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए इन स्पेस बनाया था कि ये इसरो और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में गैप को ब्रिज करेगा, यानी कि गैप को रिड्यूस करेगा। यानी कि इन स्पेस क्या करता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का और इसरो की जो फैसिलिटी है उनको उपलब्ध कराता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मान लो स्पेस में सैटेलाइट भेजना चाहती हो, इसकी मदद करता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की इन स्पेस। या कोई और नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज है उसकी मदद करता है। या कोई मान लो लॉन्च व्हीकल कोई बनाना चाहता है उसकी मदद करता है। या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना चाहता है इसरो का या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च हो या जहाँ पे लॉन्च व्हीकल बनते हैं, तो उसको यूज कर सकता है कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन किसके पास अप्लाई करना पड़ेगा? इन स्पेस के पास। इन स्पेस है जो उसके पास करना पड़ेगा। तो ये सारी फैसिलिटी का लाभ उठा सकता है कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एजेंसी हैं एक तरह से, जो इन स्पेस है, ये नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज और इसरो के बीच में एक तरह से इंटरफेस कराता है, और इंडिया का स्पेस रिसोर्स है उसको बेटर बनाने की कोशिश करता है इन स्पेस। तो ये प्राइवेट प्लेयर्स को कितनी नीड्स है, क्या डिमांड्स हैं उनको ये असेस करता है, मूल्यांकन करता है। अगर मान लो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मान लो कुछ जानकारी चाहिए तो जानकारी देता है, या एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी ये जानकारी देता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है इन स्पेस। तो इस तरह के काम करता है ये। कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका? गुजरात में अहमदाबाद जगह है, वहाँ पे ये बोपल नाम की जगह है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद सिटी में बोपल नाम की जगह है, बोपल में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय इन स्पेस का। नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी इन इंडिया पोर्टल। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी। ये एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। हमारे इंडिया में जो हायर एजुकेशन देते हैं, जैसे 12th के बाद हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन, या कोई डॉक्टरेट की डिग्री करना चाहता हो, पीएचडी वगैरह, उसके लिए इन्फॉर्मेशन देता है ये स्टडी इन इंडिया पोर्टल। मतलब एक इंटरनेट पे एक साइट है, ये समझ लो। क्या टारगेट है इसका? इन्फॉर्मेशन तो देता ही है ये, लेकिन टारगेट लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि इंडिया को एजुकेशन में ग्लोबल हब बनाना है, कि इंडिया में डिफरेंट और कंट्रीज से पढ़ने के लिए बच्चे आएँ यहाँ पे, और इंडिया एजुकेशन के शिक्षा के लिए एक ग्लोबल हब बने। यानी कि ये एकेडमिक प्रोग्राम है जो इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, वो सबके लिए उपलब्ध हों। चाहे कोई बाहर से आए, अंडर ग्रेजुएट कर सकता है इंडिया में आके, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, डॉक्टरल प्रोग्राम कर सकता है, या फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसमें कोई और कोर्स कर सकता है, जैसे योगा में, आयुर्वेदा में,
क्लासिकल आर्ट में या किसी और कोई आर्ट फॉर्म है, डांस वगैरह या ड्रामा, इनमें वो कोर्स कर सकता है इंडिया में आके। और जो ये पोर्टल है, वेबसाइट है, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सारी, उसे एकेडमिक फैसिलिटी, रिसर्च सपोर्ट और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जिसमें वो स्टडी करना चाहता है बाहर से कोई स्टूडेंट, तो इस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक तरह से वन स्टॉप है एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए। वो यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं, मतलब मान लो कोई यूके से या फिर श्रीलंका से पढ़ना चाहता है यहाँ पे इंडिया में, तो वो अपने घर बैठा बैठा ऑनलाइन इस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और ये देखो, एक तरह से रजिस्ट्रेशन कराएगा तो वीज़ा भी यही पोर्टल दे देगा उसको, वीज़ा भी यही पोर्टल दे देगा हमारे इंडिया में आने का। और जो कोर्स वो करना चाहता है उस कोर्स की सारी जानकारी और वो यहाँ पे फिल कर सकता है फॉर्म, और उसे सारा कुछ एक प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएगा। तो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस सारा इसी पे हो जाएगा स्टूडेंट्स का। तो एक तरह से हायर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इंडिया में क्रिएट करने के लिए ये स्टडी इंडिया पोर्टल है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम ऑफ डे टैरिफ। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस में। ये क्या है टाइम ऑफ डे टैरिफ? देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग सिस्टम है। जो आप बिजली का बिल भरते हो, बिजली के बिल भरने का एक सिस्टम है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें किया जाएगा जब पीक हावर होते हैं। पीक हावर का मतलब जब सबसे ज़्यादा बिजली हमारे देश में यूज होती है, तो उस टाइम पे अगर कोई बिजली यूज करेगा, मान लो घर में टीवी, फ्रिज, बल्ब वगैरह जलाएगा, उस टाइम पे उससे ज़्यादा रेट चार्ज किए जाएंगे। मान लो अभी 3 रुपये पर यूनिट बिजली चार्ज किया जा रहा है घरों पे, अगर वो मान लो पीक आवर में बिजली यूज करेगा तो उससे ज़्यादा 4-5 रुपये यूनिट इस तरह से उससे चार्ज किए जाएंगे। और पीक आवर के बाद अगर वो यूज करेगा तो उससे कम रेट लिए जाएंगे, जैसे 2 रुपये यूनिट, 1 रुपये यूनिट, इस तरह से। तो ये पीक आवर का मतलब क्या है? देखो, आपको पता है हमारे इंडिया में जो जनरल कंपनी होती हैं जनरली कब काम करती हैं? मोस्टली दिन में काम करती हैं, रात में भी करती हैं, लेकिन मोस्टली दिन में काम करती हैं। और कौन से आवर में? 9 से 5 के आवर में, 9 बजे से लेके 5। और गवर्नमेंट ऑफिस भी कब काम करते हैं? लगभग 9 से 5 ही करते हैं या 10 से 5 करते हैं। तो मोस्टली इतना ही होता है, 9 से 5 या 10 से 5। तो ये हो गए पीक आवर। इनमें सबसे ज़्यादा, इन घंटे में सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक सबसे ज़्यादा बिजली यूज होती है। अगर कोई आदमी मान लो इस आवर में बिजली यूज करेगा तो उससे ज़्यादा चार्ज लिए जाएंगे, या कोई इंडस्ट्री करेगी कोई भी, उससे ज़्यादा चार्ज लिए जाएंगे। और इससे बाकी टाइम में यूज करेगा तो कम चार्ज लिए जाएंगे। तो ये है एनर्जी कंजम्पशन को मैनेज करने के लिए ये सिस्टम लाया जा रहा है। और कब से लागू होगा ये देखो, इंडस्ट्री और कॉमर्शियल सेक्टर के लिए 2024 से लागू हो जाएगा। और जो आम यूजर हैं जैसे घरों के लिए, इन सब के लिए 2025 से लागू हो जाएगा। ये ऑलरेडी और भी कंट्रीज में यूज हो रहा है सिस्टम, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। यूएस, यूके और जापान में भी ये यूज हो रहा है। और इसके लिए देखो स्मार्ट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपके पास स्मार्टफोन होता है ना, ऐसे स्मार्ट मीटर होगा। यानी कि आप जितना रिचार्ज करोगे उतनी ही बिजली खर्च होगी आपकी। जैसे रिचार्ज खत्म हो गया, बिजली बंद, बिजली कट गई, और रिचार्ज कर दोगे तो आपके घर में बिजली आ जाएगी। इस तरह के स्मार्ट मीटर होंगे। तो ये मीटर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैक करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है, हर 15 मिनट में ये यूज करेंगे। तो ये सिस्टम लाया जाएगा। तो इसकी कमियां क्या होंगी, लिमिटेशन क्या है इस सिस्टम में? लिमिटेशन का मतलब कमियां क्या, इसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, कमियां हैं। देखो, एक तो ये सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बिलिंग का, कि पीक आवर में ज़्यादा, और इसको मॉनिटर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। स्मार्ट मीटर चाहिए, ये भी लिमिटेशन है। बिहेवियर में चेंज लाना ज़रूरी है, क्योंकि देखो अब तक कंज्यूमर ये समझाना कि इस आवर में कम बिजली यूज करो, इसमें ज़्यादा यूज करो, तो ये एक रूटीन में लाना लोगों के, ये एक चैलेंज है, चुनौती है। और कॉस्ट भी ज़्यादा होगी इसमें, क्योंकि इसमें देखो अगर कोई हाई डिमांड जब है उस आवर में बिजली यूज करेगा तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी यूजर्स के लिए। स्मार्ट मीटर पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि 2026 तक अगर ये सिस्टम लाना है तो 250 मिलियन, लगभग 25 करोड़ मीटर, स्मार्ट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। पॉसिबल रेजिस्टेंस, देखो कुछ यूजर इसका कंजप्शन हैबिट के लिए एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। स्टोरेज चैलेंज आएगा।
देखो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हो, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सोलर एनर्जी, सूरज से बनने वाली एनर्जी, या फिर विंड एनर्जी। तो इनको स्टोर करने के लिए बैटरी चाहिए ना, तो ये स्टोर करने का एक तरह से लिमिटेशन होगा कि ज़्यादा बैटरी चाहिए, क्योंकि अगर बैटरीज नहीं होंगी स्टोर करने के लिए तो हम ये बिजली स्टोर नहीं कर पाएंगे, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। तो फिर ये कांस्टेंट सप्लाई नहीं होगी अगर स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आने वाले समय में कोल से, जो अभी कोयले से बिजली बन रही है, उसको छोड़ के नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ हम ट्रांसफॉर्म करने की सोच रहे हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है साहाकर 22। साहाकर का मतलब है कोऑपरेटिव्स। ये देखो फिस्कल ईयर 2017-18 में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। पार्लियामेंट ने कानून बना के इसको लाया था, किस लिए? हमारे इंडिया में कोऑपरेटिव को प्रमोट करने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं, कोऑपरेटिव सहकारी संस्था जो होती हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, देखो जितने भी उसके मेंबर होते हैं सब उसके मालिक होते हैं, उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। जानते होंगे, बहुत बार डिस्कस किया है, अलग से आपको लेक्चर भी मिल जाएगा इसके इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आपको इसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो ये जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसने साहकार 22 ये इनिशिएटिव 2017-18 में लॉन्च किया था। किस लिए? ताकि हमारे इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रों में, एग्रीकल्चरल क्षेत्र में प्रॉस्पेरिटी लाई जा सके, इसको प्रमोट किया जा सके, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट लाया जा सके, 2022 तक प्रयास किया जाए, ये इसका टारगेट रखा था। लेकिन 2022 चला गया, आपको पता है। तो इसमें कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए थे, हमें वो जानने हैं, वो हमारे एग्जाम्पल के तरह यूज हो सकते हैं और प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। तो इसलिए आपको ये याद रखने हैं। ये कुछ इनिशिएटिव है, ये कोऑपरेटिव को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किए गए थे। एक है फोकस 222। ये क्या है फोकस 222? ये देखो हमारे इंडिया में 222 डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव को सपोर्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था, और इसमें से 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पिछड़े हुए जिले हैं हमारे इंडिया में, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और जो असेंशियल जो फैसिलिटी होती हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इस तरह की सैनिटेशन फैसिलिटी, इस तरह की फैसिलिटी भी जहाँ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो मोस्ट बैकवर्ड है, उनको बोलते हैं हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो इन डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करने के लिए, इन डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए ये फोकस 222 लॉन्च किया। नेक्स्ट है पैक्स हब। पैक्स का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इनको देखो ट्रांसफॉर्म करने के लिए पैक्स हब सिस्टम लॉन्च किया गया, ताकि रूरल एरियाज में ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट कर सकें। एक ये एनेक है, एक्ट ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस नॉर्थ ईस्ट रीजन है जो हमारे इंडिया का, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इस एरियाज में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया। एक SAMTC, ये क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू इनहेंस मार्केट एक्सेस थ्रू कोऑपरेटिव नेटवर्क। ये कोऑपरेटिव नेटवर्क के थ्रू मार्केट एक्सेस मिले लोगों को, इसके लिए लॉन्च किया। एक साहाकर प्रज्ञा। साहाकर प्रज्ञा क्या है? इसमें देखो लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल एकेडमी है, ये कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इन्हेंस करने के लिए ये लॉन्च किया गया था, साहाकार प्रज्ञा। अब जान लेते हैं इसके बारे में। NCDC जिसने ये लॉन्च किए हैं, ये सारे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1963 में बनाया गया था। इसको हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और पार्लियामेंट ने एक्ट लाके इसको बनाया था, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंडर काम करती है, सहकारी जो मंत्रालय है उसके अंदर काम करती है। और ये इंडिया में देखो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट करती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऐसी होती हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारा खर्चा उठाती है, और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है जनरली। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, उनमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्चा उठाती हैं। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। और इंडिया में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको भी प्रमोट करती है। देखो फार्मर जो किसान है वो मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं अपने जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनको बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो 10,000 के लगभग
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ये काम करती है, NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो यही टॉपिक थे आज के।